मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया है। जहां आपको बता दें, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां आपको बता दें, मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम स्थापित कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सजग, और इसी कड़ी में ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। इससे पहले आपको बता दें, जबलपुर और उज्जैन में भी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा चुका है, और इसके बाद अब ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री, जहां उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा करते हुए नजर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर जोर देते हुए नजर आएंगी। प्रेजेंटेशन भी यहां दी जाएगी। राउंड टेबल पर 1 to 1 चर्चा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि देश विदेश से तमाम जो उद्योगपति हैं इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, मुख्यमंत्री ग्वालियर पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, अभी कुछ ही मिनट पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रहलाद पटेल, तुलसी सिलावट जो ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं, और जो अन्य मंत्री हैं, चाहे इंदर सिंह कंसाना की बात करें या प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये सभी तमाम मंत्री जो हैं वो इस कॉन्क्लेव में मौजूद हैं। ये कॉन्क्लेव का आयोजन राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। दत्तोपंत ठेगड़ी जो परिसर है उसमें ये कार्यक्रम शुरू हो गया है, और आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, और तमाम जो अतिथि वहां पर मौजूद हैं उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। इंतजार था काफी मुख्यमंत्री का कि कब पहुंचेंगे, और अब वो पहुंच चुके हैं, तो गरिमामयी उपस्थिति में उनके ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसके अलावा जो एमएसएमई मंत्री हैं, चैतन्य कश्यप, और जो तमाम मिनिस्टर हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन ग्वालियर चंबल वासियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। उद्योगों की जो झड़ी है वो लगने की संभावना बताई जा रही है, और तमाम जो निवेशक हैं वो पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। अभी स्वागत सत्कार की जो बेला है वो चल रही है। तो निश्चित तौर पर आज ग्वालियर चंबल अंचल वासियों के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है और अहम दिन है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रहलाद, अगर बात सुरक्षा की करें तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि देश विदेश से तमाम उद्योगपति इधर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, देश के भी कई नामी ग्रामी उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि इस कॉन्क्लेव में शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें, विदेशों से भी कई प्रतिनिधि आए हैं। तो ऐसे में एक सेफ कॉरिडोर बनाया गया है, जो एयरपोर्ट से लेकर जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि एयरपोर्ट रोड से लेकर गोला का मंदिर और जो आसपास के जो होटल हैं, चाहे उषा किरण पैलेस की बात करें या सेंट्रल पार्क या जो अन्य 5 स्टार कैटेगरी के जो होटल हैं, वहां पर कड़ी सुरक्षा की गई है। सीधे तौर पर बड़ा उत्साह और उमंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उम्मीद है कि आज ग्वालियर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हजारों युवाओं को इस कार्यक्रम के बाद रोजगार की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर वर्ग को साधने के लिए यहाँ पर प्रयासरत, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जब डेवलप होगी तो हर वर्ग को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बात हम करें कि दिलचस्पी की उद्योगपतियों की, तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि इसके पहले भी जबलपुर में भी कॉन्क्लेव हुआ प्रहलाद, और उज्जैन में भी हुआ, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी यहाँ पर इस कॉन्क्लेव के लिए, ग्वालियर के कॉन्क्लेव के लिए क्या कुछ खास? देखिए, ग्वालियर के अगर कॉन्क्लेव की बात करें तो यहाँ डिफेंस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे अडानी ग्रुप की बात करें, अंबानी ग्रुप की बात करें, तो ये जो है डिफेंस के क्षेत्र में अपना बड़ा निवेश कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में ये बड़ा आयोजन इस दृष्टि को रखते हुए किया गया है, और यहाँ पर दिख भी रहा है जो अडानी ग्रुप से जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन कर रहे हैं। बड़े उत्साह और उमंग के साथ, जोश के साथ इस कॉन्क्लेव का भव्य शुभारंभ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रहलाद।
तो ये तस्वीरें आप ग्वालियर से देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव में सम्मिलित हो चुके हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर से, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वागत हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से हमारे तीसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में, जो कि मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और गौरवशाली भूमि ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। और देवी सज्जनों, हमने इस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स की शुरुआत बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से की थी, बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ, उनकी अनुकंपा के साथ। और आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा पड़ाव रहा संस्कार धानी जबलपुर। और महाकौशल क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता का दोहन करने के बाद अब हम ग्वालियर चंबल रीजन में हैं। यहाँ के औद्योगिक परिदृश्य को व्यापक रूप से समझने की तरफ, यहाँ पर औद्योगिक निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय उद्योग, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज को लाभान्वित करने की तरफ ये कॉन्क्लेव है। और फिर इन सीरीज ऑफ रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश की, समस्त मध्य प्रदेश की सतत, न्याय संगत और संतुलित विकास की दिशा में ये कॉन्क्लेव, इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की जो परिकल्पना है, उसमें मध्य प्रदेश के योगदान को अहम बनाते हुए यह कॉन्क्लेव उद्योग और सरकार की साझेदारी को आमंत्रित करता है। तो देखा जाए तो इस ऐतिहासिक भूमि में आयोजित ये तीसरा रीजनल कॉन्क्लेव इतिहास, विरासत और उद्योग का एक समन्वय है, और यही टैगलाइन है हमारे इस तीसरे रीजनल। तो ये तस्वीरें आप ग्वालियर से देख रहे हैं, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हो चुके हैं, जहां राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं, मंत्री प्रहलाद पटेल भी उपस्थित हैं। जहां आपको बता दें कि भव्य ये आयोजन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और यहां मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सजग। इस कॉन्क्लेव में आपको बता दें, देश विदेश से तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो सम्मिलित होंगे, और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन, राउंड टेबल पर चर्चा, 1-to-1 चर्चा सीएम उद्योगपतियों से करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश की जो अपार संभावनाएं हैं उस पर यहाँ प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। जहां आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो कड़े इंतजाम, क्योंकि देश विदेश से तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो सम्मिलित हुए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं। कॉन्क्लेव में 3500 से ज़्यादा अतिथि शामिल हो रहे हैं। 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। साथ ही इन्वेस्ट मध्य प्रदेश तो ये तस्वीरें ग्वालियर से आप देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सम्मिलित हो चुके हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय में कॉन्क्लेव का आयोजन। तो सभी की शुभकामनाओं के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ हमारे इस तीसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ। और अब पुनः आभार सहित हमारे प्रमुख नेतागण का हम तो ये तस्वीरें ग्वालियर से, जहां राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आएंगे। साथ ही इन्वेस्ट एमपी पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश में महानिवेश की तैयारी में मोहन सरकार, जहां आपको बता दें उज्जैन और जबलपुर के बाद अब ग्वालियर में कॉन्क्लेव का आयोजन देख रहा है। और अभूतपूर्व बदलाव जो आप देख रहे हैं, उसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का,
जो न केवल ग्वालियर की शान है, इस विरासत के प्रमुख स्तंभ हैं, बल्कि हमारे देश के प्रमुख नेता और उद्योग के प्रबल समर्थक भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने न केवल इस शहर की पहचान को सशक्त बनाया है, बल्कि ग्वालियर को एक आधुनिक और प्रगतिशील शहर के रूप में भी उभारने में उनकी विशेष भूमिका रही है। और स्वागत इसी शिद्दत से हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, जो एक कुशल रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं और निरंतर किसानों के कल्याण की तरफ कार्य करते आए हैं। और देवी सज्जनों, हम ग्वालियर की गौरवशाली भूमि पर हैं, जो अपने इतिहास के लिए, अपने विरासत, अपने किलों, अपने महलों और अपनी संगीत परंपरा के लिए जाना जाता है। और ग्वालियर घराने का शास्त्रीय संगीत तो हम सभी जानते हैं विश्वविख्यात है। हर साल यहाँ पर तानसेन संगीत समारोह भी आयोजित किया जाता है, जहाँ पर देश विदेश के संगीत प्रेमी आते हैं। तो अपने इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए ग्वालियर चंबल रीजन और मध्य प्रदेश अब एक औद्योगिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र के रूप में भी उभर रहा है, विशेष रूप से अपनी कनेक्टिविटी, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण और कुशल मानव संसाधन के कारण इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए एक मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो इसे और टटोलते हैं, इसे और एक्सप्लोर करते हैं और उसकी तरफ एक लघु फिल्म अब प्रस्तुत है, जो मध्य प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं, अनटैप्ड पोटेंशियल है और एडवांटेज मध्य प्रदेश, वाई टू इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश, इसके ऊपर देखते हैं ये लघु फिल्म। India, on track to become the world's third largest economy, with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Vikasit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Vikasit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life, and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with Regional Industry Conclave in Ujjain, Jabalpur and upcoming summits in Gwalior and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us for the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit on 7th and 8th February at Bhopal.
तो मध्य प्रदेश में आपके निवेश को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश रही है कि एक इजी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल व्यवस्था आपको प्रदान की जाए, जिससे आपका यहाँ पर निवेश सुरक्षित हो, साथ साथ आप सभी के लिए फ़ायदे का सौदा भी हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की समग्र विकास योजना और इस राज्य में जो निवेश की तरफ जो अपार संभावनाएं हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देकर उसकी तरफ मैं आमंत्रित करती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, इस प्रस्तुति के लिए। नमस्कार, मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंत्री भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, श्री प्रहलाद पटेल जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री रामनिवास रावत जी, श्री एंजल सिंह कंसाना जी, द्वय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, श्री राकेश शुक्ल जी, तीनों मंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के, श्री चैतन्य काश्यप जी, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, दोनों माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश शासन, श्री दिलीप जायसवाल जी, राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, श्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद ग्वालियर, श्री शिवमंगल सिंह तोमर, सांसद मुरैना, श्रीमती संध्या राय, सांसद भिंड, और उद्योगपतिगण जो आज के इस कार्यक्रम में हैं, श्री करण अदानी जी, एमडी अदानी पोर्ट्स, श्री विवेक तनेजा जी, वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री संतोष कुमार सारंगी जी, डीजीएफटी से, श्री आशीष वैश्य जी, अध्यक्ष सीआईआई, श्री आरपी माहेश्वरी जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक आधुनिक टेक्नो प्रोजेक्ट्स, श्री पंकज चावला जी, एमडी मार्वल विनायल, श्री चंद्रभूषण मिश्र जी, श्री राकेश खोसला जी, श्री अरुण गोयल जी, श्री एसपीएस कोहली जी, कार्यकारी निदेशक जमुना ऑटो इंडस्ट्री, श्री शोभरन सिंह जी, लघु उद्योग भारती, श्री मनोज चतुर्वेदी जी, एमडी एक्सेंचर, श्री पुनीत डाबर जी, एमडी ट्रोपोलाइट, श्री कौशल शर्मा जी, श्री आशीष मोहपात्रा जी, श्री अभय चौधरी जी, आप सभी का और इस हॉल में पधारे हुए माननीय अतिथिगण, माननीय उद्योगपतिगण, हमारे अधिकारीगण, अब मीडिया के मेरे बंधु, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें और विशेष तौर पर इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भारत में दूसरे नंबर पे है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भारत में हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वो पहला है और सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ स्टेट है और इंदौर आपको पता ही होगा कि लगातार स्वच्छता के शिखर पे है। 5वीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या का स्टेट है और उसके हिसाब से उद्योगपतियों के निष्कर्ष के हेतु अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। मध्य प्रदेश में बेस्ट पॉसिबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई है जिससे कि मध्य प्रदेश कम्पिटिटिव बना रहे। मध्य प्रदेश दूसरे प्रदेशों के साथ जो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, उस भावना को अंगीकृत करते हुए मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो GIS एनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक का इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास जो जल की आपूर्ति है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का है। हमारे पास 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जो कि देश में किसी भी स्टेट में नहीं है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक नया वाराणसी और मुंबई कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है। हमारा प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है और हमने
31 गीगावाट या 31,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता अपने यहाँ विकसित कर ली है। हमारे यहाँ रोड नेटवर्क बहुत ही शानदार है और 5.1 लाख किलोमीटर का हमारे पास रोड नेटवर्क है। 2 हमारे पास इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं, जिसकी सहायता से मध्य प्रदेश से निर्यात करने में सुविधा होती है। हम मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करें, इसके लिए इस स्लाइड में मैंने अपनी बात रखी है। हमारे पास करीब 1,25,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो चीपर कॉस्ट पड़ती है, उसकी वजह से आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कहलाता है। हमारे यहाँ जो लैंड यूज़ के चेंज करने के जो नियम है, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में सबसे आगे बढ़कर काफ़ी इसको सरल और सहज कर लिए हैं। और जो नामांतरण की प्रक्रिया है, उसमें भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के प्रयासों से साइबर तहसील की परिकल्पना और फिर सारा कुछ ऑटोमेटेड वे में फेसलेस म्यूटेशन कैसे हो, इसके लिए मध्य प्रदेश पर काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में इसे प्रारंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की समृद्धि जो खनिज के मामले में बहुत ही शानदार है। हम भारत के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉपर के, मैग्नीज के, डायमंड के, और कोयला और दूसरे सेक्टर्स में भी हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो। हमारी अट्रैक्टिव पॉलिसी है और इस ट्रांसपेरेंट है और कस्टमाइज पैकेज भी हम 100 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी के लिए, 100 करोड़ से ऊपर के निवेश के लिए देते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काफ़ी हमें मध्य प्रदेश को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है और उसी वजह से भारत सरकार के फंडेड पार्क्स हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, पीएम मित्रा पार्क धार में, मैन्युफैक्चरिंग जोन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का नर्मदापुरम में, मेगा फुटवेयर एक्सेसरीज का क्लस्टर सीतापुर मुरैना में, प्लास्टिक पार्क तामोद रायसेन और बिलौआ ग्वालियर में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर में। ये सारा सपोर्ट हमें भारत सरकार के सहयोग से मिला है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कार्य प्रारंभ किया है 13 दिसंबर 2023 से, उसके बाद से निरंतर उनके जहन में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति कैसे आए, उसका लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि औद्योगिक विकास उनके दिल के इतने करीब है। वो इस विभाग के स्वयं माननीय भार साधक मंत्री भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशंस किए गए। हमने चर्चा की मुंबई में, हमने चर्चा की कोयम्बटूर में, हमने चर्चा की बेंगलुरु में। हमने 2 रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव किए उज्जैन में और जबलपुर में। और ये जो क्षेत्रीय वैषम्य है, जो विषमता है, उसको कैसे दूर करें और हर जगह हर रीजन में हम कैसे पहुँचें, तो इसकी तीसरी कड़ी के रूप में आज हम यहाँ ग्वालियर हैं। इसके बाद से सागर का और रीवा का भी प्रोग्राम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस दौरान करीब 121 1-to-1 मीटिंग्स इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों, उद्योग घरानों के साथ उनके द्वारा चर्चा की गई। करीब 1,84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमने रिसीव किया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कार्यक्रमों के बीच में करीब 51 वर्चुअल इनॉग्रेशन किए हैं, जो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे यूनिट्स जो इस्टेब्लिश हो गई हैं। और इनमें 8,300 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और 2,730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि हर कार्यक्रम के साथ जो रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव होता है, उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती हैं। उसमें 74 हमारे यहाँ अभी तक रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव में हुई हैं। 8 यूनिट्स उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन में आ चुके हैं और 548 इंडस्ट्रियल लैंड एलोकेशन के लेटर्स हम जारी कर चुके हैं इन रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव में। और इसमें करीब 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 40,000 का एम्प्लॉयमेंट है। मैं यहाँ ये भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को धरातल तक लेके जाना चाहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जिलों के उद्योगपतियों के साथ चर्चा का क्रम प्रारंभ किया है। जबलपुर डिवीज़न के सभी जिलों के साथ 8 जिलों के साथ, ग्वालियर चंबल डिवीज़न के सभी जिलों के साथ 8 जिलों के साथ, करीब 16 जिलों के छोटे छोटे बड़े सभी तरह के उद्योगपतियों से, जिलों से उन्होंने चर्चा की है।
मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं ग्वालियर और चंबल में, चूँकि जिस जगह पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं इस जगह की कुछ एक विशेषताओं के बारे में आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा। ग्वालियर और चंबल का ये रीजन आप देख रहे होंगे कि कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्लेस्ड है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहाँ से नज़दीक से निकलता है, फिर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकलता है नज़दीक से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हम इन्वेस्टमेंट रीजन में हैं। ईस्ट वेस्ट से कॉरिडोर यहाँ से निकलता है, आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे है, आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे है। तो ये सारी यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतरीन ग्वालियर चंबल रीजन की है। ग्वालियर चंबल रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग ज़िलों में भी जो संभावनाएं हैं उसको यहाँ पे रेखांकित हम लोगों के द्वारा किया गया है। ग्वालियर अगर ज़िले की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टोन पार्क करीब 37 हेक्टेयर में, रेडीमेड गारमेंट पार्क 20 हेक्टेयर में, ग्वालियर IT पार्क 30 हेक्टेयर में, ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। एक नया जो पार्क इंडस्ट्रियल पार्क हम डेवलप कर रहे हैं बिलौआ में, प्लास्टिक पार्क, वो 37 हेक्टेयर में है। और भविष्य में हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, रेखांकित किया है, मोहना में करीब 210 हेक्टेयर का एक नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की ग्वालियर में। इसी तरह से अगर मैं भिंड को देखूं तो मालनपुर गिरौंगी में हमारा 1290 हेक्टेयर का एक इंडस्ट्रियल पार्क है। एक फूड पार्क है मालनपुर में जो 28 हेक्टेयर का है। मुरैना की अगर मैं बात करूं तो बानमोर में 281 हेक्टेयर का हमारा पार्क है, सीतापुर में 210 हेक्टेयर का पार्क है, पिपरा सेवा में 66 हेक्टेयर का, IIT जदरुआ वहाँ पे 28 हेक्टेयर का है। भविष्य में भी अगर देखें अगर मुरैना में तो मावई में 211 हेक्टेयर का और फुटवेयर क्लस्टर सीतापुर में 63 हेक्टेयर का नया डेवलप होने जा रहा है। शिवपुरी की अगर मैं बात करूं तो शिवपुरी में भी हमारे पास फूड क्लस्टर है करीब 15 हेक्टेयर का, और जो नया प्रपोजल हम लोगों के सामने है वो देहरवाड़ा और गुरावल का है 77 हेक्टेयर और 30 हेक्टेयर में। गुना की अगर मैं बात करूं तो जो नए डेवलपिंग पार्क हैं वो पिपरौदा खुर्द में करीब 37 हेक्टेयर पर लैंड है, और जो नया और एक प्रपोजल हम लोग कर रहे हैं वो चैनपुरा में 334 हेक्टेयर का है। तो ग्वालियर चंबल के इस रीजन में प्रत्येक जगह पे मैं माननीय उद्योगपतियों को गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर ज़रूर अपनी दृष्टि रखें और देखें कि हर जगह हमारे पास संभावनाएं हैं। मैं मध्य प्रदेश की जो विशेष पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में बहुत ही शीघ्र ज़्यादा समय न लेते हुए इसके डिटेल्स आपको उद्योगपतियों को शेयर कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंट IPA करीब 40% तक प्लांट और मशीनरी के इन्वेस्टमेंट पे दिया जाता है। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट आप ज़्यादा जनरेट करते हैं तो करीब 50% की और बढ़ोतरी आपके IPA में की जा सकती है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं तो आपके तो उसमें IPA में 20% की और वृद्धि की जा सकती है। और अगर कम औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ भी 20% की इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। मध्य प्रदेश की पॉलिसी में ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का असिस्टेंस भी है, जिसमें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज उसका सपोर्ट हम मध्य प्रदेश में देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का असिस्टेंस मध्य प्रदेश में पावर, वाटर और अप्रोच रोड के लिए देते हैं। पावर टैरिफ के ऊपर रिबेट हम MP ERC के जो ऑर्डर्स हैं उसके तहत ₹1 कम तक का हम उसमें आपको रिबेट देते हैं। रीइंबर्समेंट जो आपके पेटेंट चार्जेज हैं उनका हम करते हैं। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और टेक्सटाइल और गारमेंट्स के लिए अलग से अट्रैक्टिव पॉलिसी है, और मुझे यह कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि हमारी टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग और IT की पॉलिसी पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ है। फूड प्रोसेसिंग में हम 50% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी और मंडी टैक्स का एग्जेम्पशन 5 साल तक। टेक्सटाइल गारमेंट में हम इंटरेस्ट का सबवेंशन करते हैं, इंटरेस्ट हम सरकार के द्वारा दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रेनिंग का इंसेंटिव दिया जाता है गारमेंट इंडस्ट्री में। हमने स्टेट की स्किलिंग में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और अब भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह की योजना की जा रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेक्टर और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो लेबर की डायनेमिक्स है उसमें मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने कि हमेशा लेबर का ख्याल रखा है, और इतना सुकूनदायक वातावरण यहाँ लेबर और इंडस्ट्रीज़ के बीच में रहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पहला स्टेट है पूरे देश भर में जहाँ पे लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू है। यहाँ पे करीब 43% पॉपुलेशन वो वर्किंग एज कैटेगरी में है। यहाँ पे
शून्य लॉस होता है मैन डेज का, मतलब काम करने में कोई रुकावट नहीं। उद्योगपतियों को मैं लगातार निवेदन करना चाहूँगा, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है, फीमेल वर्कर्स की सेफ्टी है, फीमेल वर्कर्स 24 घंटा 7 दिन काम कर सकते हैं। मैं आखिरी में इसमें ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि जिसने कि लेबर लॉज में सुधार करते हुए पहले 16 रजिस्टर रखने पड़ते थे, उनकी जगह पर मध्य प्रदेश में केवल 1 रजिस्टर रखने की हमारे यहाँ आवश्यकता है अभी वर्तमान में। मैं आखिरी में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपको ये दिन याद रखना है, 7 और 8 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो 2025 में होगा, भोपाल में होगा। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। और अंत में कमायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, तो उसके लिए मैं शक्तिशाली ग्वालियर चंबल रीजन, शक्तिशाली मध्य प्रदेश, शक्तिशाली भारत की अपने मन में कल्पना करते हुए कहना चाहूँगा कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब सेक्टर वाइज प्रेजेंटेशंस, और सबसे पहले जो हमारे पर्यटन क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पोटेंशियल है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री इलियाराजा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट। हमारे साथ श्री शिवशेखर शुक्ला जी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ से इसको ऑपरेट कर लो। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच और सभी सम्मानित अतिथिगण, सबका भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में स्वागत है। जैसा बताया गया फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, तो मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, कल्चरली रूटेड एंड फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश टूरिज़्म के बारे में आप सब भली भांति अवगत हैं। जितने यहाँ पर आकर्षण हैं, चाहे वो संस्कृति के हों या पर्यटन के हों, पूरा देश मध्य प्रदेश के बारे में अच्छे से अवगत है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बहुत ब्रीफ में जो मुख्य आकर्षण है मध्य प्रदेश में, यहाँ की जो हेरिटेज है वो वर्ल्ड नोन है। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें 14 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं वर्तमान में, जिनमें से 3 सांची, भीमपेटका और खजुराहो परमानेंट लिस्ट में है और 11 टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को की। ग्वालियर रीजन की बात करें तो हमारा मैजेस्टिक ग्वालियर फोर्ट और चंबल की रॉक आर्ट, ये रिसेंटली 6 महीने पहले ही यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है और ये लिस्ट आगे बढ़ती ही चली जाएगी। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे आकर्षण हैं और बहुत अच्छा श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश आकर्षण रखता है। बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। सबसे प्लेनेट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर्स नर्मदा जी अमरकंटक से प्रवाहित होते हुए पूरे मध्य प्रदेश को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करते हुए गुजरात तक जाती हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी नदियाँ, बांध और वाटर बॉडीज़ हैं। वाइल्ड लाइफ यहाँ की बहुत ही पूरे देश के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे विख्यात है। वी आर कॉल्ड द टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट। घड़ियाल तो हमारे पड़ोस में ही यहाँ पे चंबल रिवर में है और न जाने कितने और आकर्षण हैं। इसी प्रकार से जो विल्डरनेस है, नेशनल पार्क्स हैं, वो हमारे बहुत बड़े आकर्षण हैं। जैसा आप देख सकते हैं नक्शे में, पूरे प्रदेश में ये स्थान फैले हुए हैं। 24 सेंचुरीज, 12 नेशनल पार्क्स, 7 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स, 14 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 2 Jyotirlingas, and many efforts by the government to promote our cultural sites in a better manner to the whole world. माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक अपना विजन है कल्चर और को टूरिज्म से जोड़ने का, जितने भी हमारे यहाँ अच्छे स्थान हैं श्रद्धालुओं के लिए, उन सब में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनमें से एक उदाहरण महाकाल महालोक आपके सामने है, जहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल पिछले 2 साल में एकदम से तेज़ी से बढ़ा है। उसी प्रकार 20 ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा सुलभ दर्शन हो, साथ ही संस्कृति के बारे में वहाँ अच्छे से लोगों को जानकारी दी जा सके, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में राम गमन पथ और श्री कृष्ण पाथे, जो कि दोनों
जो हमारे श्रद्धा के पात्र मतलब जो जिनके बारे में पूरा देश श्रद्धा से हमेशा अवनत रहता है, वो प्रदेश में उन्होंने बहुत समय बिताया है और उनके जहाँ जहाँ पे स्मृति चिन्ह हैं उन सबको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधे अब इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ही आकर्षण का सेक्टर है और ये भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वर्ष 2023 के जो आंकड़े हमारे पास अभी आए हैं उसमें टूरिस्ट फुटफॉल कई गुना पिछले सालों से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2022 से जब करीब 3 करोड़ 65 लाख टूरिस्ट आए थे, 2023 में 11.5 करोड़ टूरिस्ट मध्य प्रदेश में आए, 3.5 गुना की वृद्धि हुई एक ही वर्ष में। यदि भी हम कह सकते हैं 2022 में कोविड का इम्पैक्ट रहा होगा, तो प्री कोविड अगर हम 2019 का डेटा देखें तो भी 3 करोड़ 65 लाख से सीधे 11.5 करोड़ पहुंचा है। 9 करोड़ से सीधे 11.5 करोड़ पहुंचा है, यानी कि प्री कोविड लेवल से भी ऑल टाइम हाई हमारा 2023 में आंकड़ा गया है और ये आंकड़ा बढ़ते ही जाना है। इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए, चूंकि मध्य प्रदेश एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश है, हमने बहुत आकर्षक पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। डिटेल्स हमारा टेक्निकल सेशन जब होगा उसमें बहुत सारे डिटेल्स और भी दिए जाएंगे। हमारे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के इन्वेस्टर्स के लिए पूरे प्रदेश में हमने लैंड बैंक बनाया हुआ है और 2 तरीके से हम मदद करते हैं। एक तो लैंड को हम सीधे अलॉटमेंट करते हैं बाय ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस, और यदि कोई अपनी ज़मीन पे ही कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता है या ये जो लैंड हमने बिड पे दी है, दोनों में से किसी भी तरीके से जब भी वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमने आकर्षक कैपिटल सब्सिडीज़ का प्रावधान किया हुआ है। और ये सारा प्रोसेस जो होता है बहुत ही ट्रांसपेरेंट ई टेंडरिंग प्रोसेस से होता है, बहुत ही कम रिजर्व प्राइस रहता है बिडिंग में। हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले वर्षों में जो दी हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और उसका आप देखेंगे रिजर्व प्राइस मात्र 1 लाख रुपया प्रति प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत बड़ा फोर्ट या कोई ऐसा स्थान जिसमें बहुत ही रिजर्व प्राइस कम रखते हैं अगर बिडिंग होती है। 90 ईयर्स की लीज दी जाती है। प्रीमियम जो आता है अपफ्रंट प्रीमियम, उसका 1% लीज रेंट 90 ईयर्स का देना होता है, अपफ्रंट प्रीमियम तुरंत देना होता है। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस में छूट रहती है, मॉर्गेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्लेम करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑफिस में आपको विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। कैपिटल सब्सिडी का अमाउंट 15% से 30% तक दिया जाता है और ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें 100 करोड़ या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है इसको हम अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स कहते हैं टूरिज्म में, और उनमें 30% सब्सिडी का स्टेट अवे प्रावधान है और उन लैंड्स की बिडिंग भी नहीं होती, वो सीधे वी ले अ रेड कार्पेट फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 100 करोड़। ये सभी कैटेगरीज जो हैं इसमें पात्र होती हैं, जैसा आप देख रहे हैं। लगभग एनीथिंग यू टॉक ऑफ, होटल, रिजॉर्ट्स, वेलनेस सेंटर्स, कैंप साइट्स, convention centers, museums, theme parks, cruise tourism, ropeways, sound and light show, laser show, almost everything under the roof is covered for eligible projects under this policy. PPP में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में कई जगह 10 सिटीज़ नई डेस्टिनेशन हम डेवलप कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हनवंतिया बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वैसे ही गांधी सागर में एक नई डेस्टिनेशन डेवलप हुई है 10 सिटी के माध्यम से। कूनो और चंदेरी में भी 10 सिटी लगे हैं और आगे भी लगने वाले हैं। धार, मांडू में, ओरछा में, अन्य स्थानों पे भी लगेंगे और ये भी पीपीपी मॉडल में हम लेकर के आ रहे हैं। हमारे जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कुछ को हम पीपीपी मॉडल में इन्वेस्टर्स के सामने लेकर के आने वाले हैं, जिसमें भोपाल का लेक व्यू अशोक होटल भी है। 60 ईयर्स की लीज होगी, DBA40 मॉडल में होगा। इंदौर में एक बहुत अच्छा बिल्कुल शहर के बीचों बीच लैंड पार्सल है, 90 ईयर्स की लीज पे दिया जाएगा DBA40 मॉडल पे। कैरावन टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। 2 गोल्फ कोर्सेज हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं पचमढ़ी और भोपाल में थ्रू पीपीपी मोड। रोपवेज हमारे यहाँ ऑलरेडी कई जगह काम चल रहा है पीपीपी में, और क्रूज टूरिज्म एक बड़ा आकर्षण बन करके आ रहा है। एक बहुत अच्छा क्रूज का हमने तैयारी की है जो कि स्टैच्यू ऑफ वननेस जो हमारी ओमकारेश्वर में है आदि शंकराचार्य जी के स्थान से और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 120 किलोमीटर का लग्जरी क्रूज पीपीपी मोड में चलाने की योजना है जो कि आपके सम्मुख जल्दी आएगी। फिल्म टूरिज्म में भी मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सब अवगत हैं कि बहुत सारा अच्छा काम हुआ है मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छी अट्रैक्टिव टूरिज्म पॉलिसी बनी हुई है हमारी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी, जिसमें हम सबसे बड़ी बात इंसेंटिव तो देते ही हैं, साथ में जो हैंड होल्डिंग करते हैं, ईज ऑफ डूइंग शूटिंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उससे बहुत अट्रैक्शन है फिल्म कम्युनिटी में। और अभी हाल ही में आपने देखा स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर जो चंदेरी में पास में ही शूट हुई, और एक चंदेरी फिल्म टूरिज्म का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया, हब बन गया है। एवरी फिल्म मेकर वांट्स टू कम एंड शूट देयर। इसी प्रकार के मध्य प्रदेश में बहुत सारे और स्थान हैं। ओरछा में बहुत सारी शूटिंग्स हो रही हैं, महेश्वर में बहुत सारी शूटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे स्थान हैं, भोपाल में हो रही हैं। और इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस हम देते हैं, परमिशंस
को हमने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में डाला है। ये पहला प्रदेश है जो फिल्म शूटिंग की परमिशन को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में डाल चुका है, यानी कि समयबद्ध परमिशन दी जाएगी। कोई डिले होगी तो अधिकारी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। 375 से ऊपर हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शूट हो चुके हैं पिछले 2 वर्ष में। ये कुछ कैपिटल सब्सिडी और अन्य प्रकार की सब्सिडी है, चाहे फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे OTT सीरियल हो, वेब सीरीज हो, सभी में हम इंसेंटिव देते हैं। और फिल्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई बनाना चाहता है, फिल्म सिटी है या प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन के कोई बनाना चाहते हैं, VFX स्टूडियो बनाना चाहता है, उन सब के लिए इसमें सब्सिडी का प्रावधान है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी तक जो हमारी जर्नी रही है बहुत ही शानदार रही है, और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसेंट्रलाइज वे में ये करना शुरू किया है और इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा माहौल मिलना शुरू हो गया है, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी तक जो इस पॉलिसी से हैं, हम 3,850 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हुआ है। 208 टूरिज्म प्रोडक्ट्स जो दे हैव सीन लाइट ऑफ द डे, 7,000 से ऊपर नए कमरे क्रिएट हुए हैं, और 34-35 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। और जो सब्सिडी स्टेट ने दी है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, 206 करोड़ की सब्सिडी दी है। मुझे आपसे शेयर करते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले 7-8 महीने में जो हम बिडिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। एक लैंड पार्सल में 15 से 20 इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिड कर रहे हैं। और आज भी हम 24 इन्वेस्टर्स जिनकी बिडिंग कंप्लीट हुई है उनको आज लेटर ऑफ अवार्ड यहाँ पर देंगे। 50 से ऊपर प्रोजेक्ट्स में 6 महीने में हम इसको सक्सेसफुली कंक्लूड कर चुके हैं, लेटर ऑफ अवार्ड दे चुके हैं। 500 करोड़ से ऊपर का कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट का उनमें हमें प्राप्त हो चुका है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जितनी भी आप देखते हैं, नेम द प्रॉपर्टी, नेम द ग्रुप, टाटा, ताज, ओबेरॉय, रेडिसन, मैरियट, नेम द ग्रुप, दे आर ऑल देयर इन मध्य प्रदेश, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन अ बिग नंबर, एंड वी हैव गॉट वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज नोटेड ग्रुप्स। और ये कुछ आपके सामने उदाहरण हैं, रेडिसन भोपाल, रामेडा पार्क, क्लेरन इंदौर, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्रिएट हो रही हैं। इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, मध्य प्रदेश आएँ, मध्य प्रदेश घूमें भी दिल खोल करके, एंजॉय करें, देखें, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मन बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देते हुए MSME से समृद्धि और MSME की समृद्धि की तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो संभावनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी जी को, हमारे सेक्रेटरी MSME। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित समेत सम्मानित अतिथिगण, मैं यह छोटा सा प्रेजेंटेशन MSME सेक्टर के में मध्य प्रदेश में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उस बारे में प्रेजेंट करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में करीब 13,66,000 MSMEs रजिस्टर हैं, जिसमें करीब 47,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 71 लाख हमारे इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। MSME जैसा आप जानते हैं 250 करोड़ तक का टर्नओवर और 50 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को हम MSME सेक्टर में मानते हैं। यदि हम उद्यम रजिस्टर्ड के जो MSMEs है उसमें देखें तो मध्य प्रदेश का इसमें 7वां स्थान है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में MSME का यदि हम पिछले कुछ वर्षों का देखें तो निरंतर वृद्धि हो रही है। 20-21 में जहां 1,11,000 MSME रजिस्टर हुई थी, तो वहीं 23-24 में यह बढ़कर 4,57,000 MSME रजिस्टर हुई हैं। और इसी तरह जो रोजगार 20-21 में 8,25,000 का रोजगार सृजन हुआ था, वहीं 23-24 में करीब 22,77,000 का रोजगार सृजन हुआ है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के में जो MSMEs हमारे काम कर रहे हैं उसमें भी हर वर्ष जो रजिस्टर हो रहे हैं उसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से लैंड की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं MSME के लिए उद्योग लगाने के लिए वो बहुत सरलीकृत हैं और ऑनलाइन हैं। हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली नए इंडस्ट्रियल एरिया हम बना रहे हैं, लैंड में भी हम रिबेट दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ फोकस सेक्टर्स हैं, एग्रो बेस्ड में हमारे काफ़ी 4,000 से अधिक यूनिट MSMEs में काम कर रहे हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक्स, फर्नीचर, टॉयज़, टेक्सटाइल गारमेंटिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी MSME का हमारे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ग्वालियर चंबल रीजन को देखें तो यहाँ पर करीब 9 लाख, 9.5 लाख हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है और 5,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। 3,200 करोड़ का करीब हमारे यहाँ पर MSMEs एक्सपोर्ट करते हैं और 1,70,000 करीब हमारे MSMEs इस रीजन में रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर इस रीजन की सबसे खासियत यह है कि दिल्ली से और NCR से बहुत अच्छे तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई जहाज़ से 1 घंटे के से कम समय में और ट्रेन से
3 घंटे के आसपास में इसको एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इस रीजन से पास होते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर यदि हम फूड बेस्ड की बात करें तो मस्टर्ड, डेयरी, व्हीट, राइस, स्पाइसेस, शुगर केन इत्यादि का बहुतायत में मिलते हैं। लैंड यहाँ पर बहुत एनसीआर के तुलना में बहुत सस्ते और बहुत प्रॉक्सिमिटी में उपलब्ध है। यहाँ पर ट्रेडिशनली टेक्सटाइल, ग्वालियर टेक्सटाइल्स का केंद्र रहा है। और अभी हमारे पास जैसे रेडीमेड गारमेंट पार्क है दुकुल में, प्लास्टिक पार्क बिलुआ में और सिपेट का महाराजपुरा में सेंटर है भी उपलब्ध है यहाँ पर। आने वाले दिनों में और भी दिल्ली से कनेक्टिविटीज़ की अच्छी होने वाली है। और जैसे चंबल अटल प्रगति पथ भी यहाँ पर आने वाला है, जिससे यहाँ की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी जो 2021 में बनाई गई थी, उसमें जैसा हमारी मेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसी के अनुरूप यहाँ पर भी 40% तक हम सब्सिडी देते हैं। पेटेंट्स के लिए यदि कोई उपलब्ध करता है तो उसके लिए रिम्बर्समेंट देते हैं। एनर्जी ऑडिट के लिए हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। यदि कोई अनडेवलप्ड लैंड पे यदि अपनी इंडस्ट्री स्थापित करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना के विकास के लिए भी हम उनको अनुदान देते हैं। और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए भी अनुदान देते हैं। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फर्नीचर, फार्मा, एपरल और पावरलूम सेक्टर के लिए हमारे सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ भी विद्यमान हैं। यदि हम अपने नेबरिंग राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से यदि हम अपनी पॉलिसी की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि मध्य प्रदेश की पॉलिसी इन सभी राज्यों से कहीं बेहतर है। और हमारे यहाँ का जो माहौल है वो एमएसएमई के स्थापना के लिए बहुत मुफीद है। स्टार्टअप्स की अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 4,500 DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिसमें करीब 2100 स्टार्टअप हमारे जो है महिला उद्यमियों द्वारा, महिला एंटरप्रेन्योर्स द्वारा चलाए गए हैं। इनके स्टार्टअप्स के लिए हमारे पास 69 स्टेट वाइड इंक्यूबेटर्स हैं, 4 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, 3 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में, और एक और चौथा अभी बात चल रही है जबलपुर में शीघ्र ही। इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आइए सीधे ले चलते हैं ग्वालियर, जहां पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है। प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच, मैं मध्य प्रदेश में जो खनिज क्षेत्र है, माइनिंग सेक्टर है, उसमें जो अवसर हैं और किस प्रकार से उद्योग और व्यावसायिक फर्म्स मध्य प्रदेश में निवेश करके देश के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में संक्षेप में बताता हूँ।
तो सबसे पहले नेशनल लेवल पे हमारी क्या स्थिति है, अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार के मिनरल उपलब्ध हैं, इंडस्ट्री के विकास के लिए क्या संभावनाएं हैं और हम किस प्रकार के मिनरल में हम एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे हैं, नए ऑक्शन कौन से होने वाले हैं, ऐसे हम 5 मिनट में पूरी बात को एक देखेंगे झलक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें हम जो रिजर्व हैं देश में उसमें कहाँ हैं मध्य प्रदेश, और जो उत्पादन है बीते वर्ष का उसमें हम कहाँ हैं। तो कोयले में हमारे पास देश का 8% का रिजर्व है और 16% का हमने प्रोडक्शन किया है, मतलब लगभग 997 बिलियन टन में से 159 एमपी का है। लाइमस्टोन में हम 15% है, मतलब देश का 7वां हिस्सा मध्य प्रदेश में हो रहा है। आयरन ओर में हमारा साइज छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कॉपर में हम लोग नंबर 1 हैं, 73% का रिजर्व है और 66% का प्रोडक्शन है। मैग्नीज ओर में हम लोग नंबर 1 हैं, 30% कंट्री का प्रोडक्शन एमपी में है। बॉक्साइट में हम हैं। रॉक फॉस्फेट में हम लोग 2nd पोजीशन पे हैं और इसमें भी 1/4 रॉक फॉस्फेट देश का मध्य प्रदेश दे रहा है। और पिछले हाल के सालों में कोल बेड मीथेन में हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे डिस्कवरी की है। तो इस प्रकार समराइज करें तो कॉपर और मैंगनीज और डायमंड जैसे मिनरल्स में हम देश में नंबर 1 पे हैं। रॉक फॉस्फेट पे हम दूसरे स्थान पे हैं। लाइमस्टोन में हम तीसरे स्थान पे हैं और कोयले में चौथे स्थान पे हैं। इसके अलावा जो बहुत ही स्ट्रेटजिक कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे मॉलिब्डेनम है, कुछ रेयर अर्थ मिनरल हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश में अच्छे रिजर्व मिल रहे हैं और इसका विस्तार पूरे राज्य में है। अगर हम पश्चिम से देखना शुरू करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, धार, इन सब जगहों पे लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में है, मैग्नीज है, ग्रेफाइट है, डोलोमाइट है। अगर फिर जो साउथ के ज़िले हैं हमारे बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट होते हुए मंडला, डिंडौरी तक, इसमें भी कोल, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, मैग्नीज इस तरह के मिनरल्स हैं। और जबलपुर और उसके आसपास के ज़िलों को देखें तो बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोहा, गोल्ड भी रिजर्व हैं। और बुंदेलखंड के और बघेलखंड के ज़िलों में लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, कोल, सिंगरौली बहुत बड़ा कोल रिजर्व है। देश का लगभग 10% बिजली सिंगरौली में बनती है और एल्युमिनियम वहाँ होता है काफ़ी बहुत मात्रा में। और ग्वालियर के आसपास के ज़िलों में भी आयरन और क्वार्ट्ज, फ्लैगस्टोन ये सब प्रचुर मात्रा में है। मैंने माइनर मिनरल पत्थर और ग्रेनाइट और लोहे की बहुत ज़्यादा बात नहीं की, वो लगभग पूरे प्रदेश में हर जगह उपलब्ध है। राज्य में उद्योग को सपोर्ट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए हमारे पास जो भी कंपोनेंट चाहिए, अच्छे संसाधन हैं, अच्छी नीतियां हैं जिसमें हम उद्योगों को सपोर्ट करते हैं। लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जैसा कि दूसरे प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मध्य प्रदेश देश के बिल्कुल मध्य में है। सारी बड़ी हाईवे, ट्रेन की लाइनें और नेशनल कॉरिडोर सब एमपी से गुजरते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी प्रकार की कनेक्टिविटी के ऑप्शन हैं सारे आपके पास उपलब्ध हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो टेक्निकल मैन पावर चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। पर्याप्त बिजली है, मैन पावर है, तो ये आइडियल स्टेट है कि मध्य प्रदेश में हम इन्वेस्ट करें। कोल और पावर के बारे में संक्षेप में मैंने बताया कि पिछले सालों से हमारे लगातार उत्पादन बढ़ रहा है कोल का। 119 से बढ़ते बढ़ते हम 159 मिलियन टन पर उस पे आ गए हैं पर एनम प्रोडक्शन पे। इंस्टॉल कैपेसिटी एमपी की लगातार बढ़ रही है और नए नए पावर प्लांट भी ऐड हो रहे हैं और ये इसके कुछ हमने नाम नीचे बताए हैं। इसी प्रकार से सीमेंट में मध्य प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। हम देश का लगभग 1/6, 1/7 सीमेंट यहाँ प्रोड्यूस करते हैं और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि जितने भी बड़े ग्रुप हैं देश में, चाहे वो एसीसी हो, अडानी हो, जेएसडब्ल्यू हो, अल्ट्राटेक हो, सब के यहाँ पर न केवल पर्याप्त प्लांट हैं बल्कि नए प्लांट उन्होंने प्लान किए हैं, डालमिया, जेके, इन सब लोगों ने। और जिस प्रकार से भारत सरकार फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सड़कें हैं, ब्रिज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रियल स्टेट है, अर्बन डेवलपमेंट है, इन सब जगहों पे सीमेंट का काफ़ी कंजम्पशन होना है। अगले सालों में हम जिस प्रकार से बजट सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में काम हो रहा है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सीमेंट की खपत कितनी तेज़ी से बढ़ने वाली है। इसके अलावा मैंगनीज, कॉपर, डायमंड में लगातार हम अच्छा कर रहे हैं और नए ब्लॉक्स आने वाले हैं जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसमें डिमांड भी अच्छी है और प्रोसेसिंग की संभावनाएं भी राज्य में काफ़ी ज़्यादा हैं।
ग्रेफाइट, रॉक फॉस्फेट और पायरोफाइलाइट में भी मध्य प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं हैं और इनमें लगातार नए नए निवेश हमारे राज्य में हो रहे हैं। जो अर्बन डेवलपमेंट की मैंने बात की, शहरों में, घरों में और ऑफिसेस में अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे मल्टीपल कलर के जो स्टोन हैं उनका यूज़ बढ़ा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा स्टोन अभी एमपी से सप्लाई हो रहा है, नेशनल रीजन में भी, नॉर्दर्न इंडिया में। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन ग्वालियर में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंचे और साथ ही यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद है। साथ ही साथ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी इस मुख्य इन्वेस्टर समिट में पहुंचे हुए हैं। बता दें कि इस इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर उद्योगपतियों से 1-to-1 मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और तमाम निवेश के जो अवसर है वो मध्य प्रदेश में करने के मौके को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर किस तरीके से मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना है, इस पर भी 1-to-1 चर्चा की जाएगी। काफ़ी संख्या में यहाँ निवेशक पहुँचे हैं, साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशक भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ 3500 से ज़्यादा उद्योगपति इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लगातार इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को बढ़ावा दी जाए, उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और किस तरीके से नए नए स्तर पर चयनित इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सीमेंट की खपत कितनी तेज़ी से बढ़ने वाली है। इसके अलावा मैंगनीज, कॉपर, डायमंड में लगातार हम अच्छा कर रहे हैं और नए ब्लॉक्स आने वाले हैं जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसमें डिमांड भी अच्छी है और प्रोसेसिंग की संभावनाएं भी राज्य में काफ़ी ज़्यादा हैं। ग्रेफाइट, रॉक फॉस्फेट और पायरोफाइलाइट में भी मध्य प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं हैं और इनमें लगातार नए नए निवेश हमारे राज्य में हो रहे हैं। जो अर्बन डेवलपमेंट की मैंने बात की, शहरों में, घरों में और ऑफिसेस में अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे मल्टीपल कलर के जो स्टोन हैं उनका यूज़ बढ़ा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा स्टोन अभी एमपी से सप्लाई हो रहा है, नेशनल रीजन में भी, नॉर्दर्न इंडिया में। तो ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी। यहाँ पर तमाम निवेशक मौजूद है। बता दें कि 3500 से ज़्यादा निवेशक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जिनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही साथ यहाँ पर ये हमने मेंशन किया, जरूरी है करना, यहाँ पे मेंशन किया है कि मध्य प्रदेश अभी नंबर 1 पे चल रहा है ऑनगोइंग एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स में। 64 जगहों पे हमारा काम चल रहा है और उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे मिनरल स्ट्रॉन्ग स्टेट से हम बराबरी पे हैं। और हमने इनकरेज किया है कि जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है उसके फंड्स के उपयोग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ भी पहल करती है हम सबसे पहले पार्टनर स्टेट के रूप में खड़े रहते हैं उनके साथ। लगभग सभी जिलों में हम देख सकते हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये देश की स्ट्रेटेजिक जो स्पेस का काम है और जो और भी प्रकार के देश की रणनीतिक और सुरक्षा के जो उद्योग हैं उनमें इनका उपयोग होता है। इनमें भी मध्य प्रदेश में काफ़ी रिजर्व मिले हैं और हमारे यहाँ इस पे काफ़ी काम चल रहा है। ये सब बताने का उद्देश्य था कि उद्योगों के लिए और बिजनेस ग्रुप्स के लिए अभी जब हम ये बात कर रहे हैं आज, अभी हमारे ये सब ब्लॉक्स लाइव हैं। शहडोल में, छिंदवाड़ा में, उमरिया में, सिंगरौली में, अनूपपुर में। 23 सितंबर तक इसके बिड डॉक्यूमेंट आप खरीद सकते हैं और 27 सितंबर तक आप ये बिड भर सकते हैं। हमने इसका कहाँ करना है वो भी बताया है आपको। हम सभी उद्योगों से शेयर करेंगे कि आप लोग अगर दूसरे उद्योग में भी हैं तो डाइवर्सिफाई करिए, नए क्षेत्र में आइए और माइनिंग के क्षेत्र में आइए। इसी प्रकार से जो दूसरे मिनरल के भी जो ऑक्शन चल रहे हैं भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के या जॉइंट, इन सब में अलग अलग मिनरल के लिए जैसे एल्यूमिनस, लेटराइट और बॉक्साइट के डिंडोरी में 2 ब्लॉक्स हैं, बॉक्साइट का अनूपपुर में एक है,
ऐसे लाइमस्टोन के 5 ब्लॉक हैं, मैंगनीज के 2 ब्लॉक हैं, पूरी लिस्ट हमने दी है। इन सब का भी डेट अभी 23 सितंबर तक है, इसमें आप बिड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करिए। ये एक पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम लोग मिलकर करते हैं। और इसके बाद फिर जो बाकी जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस और अन्य प्रकार के जो सपोर्ट हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश का प्रशासन, मध्य प्रदेश के हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट इस श्रेष्ठ लेवल का है। ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्नॉलेज करती है। ये पूरी लिस्ट है हम जो आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर है। पिपरिया, देदली, नागनवाट, कौहारी, ये सब नाम के साथ हम ये आपको डिटेल शेयर करने की स्थिति में हैं, क्योंकि ये सब काम एक्चुअली अभी हो रहे हैं। और इन सब की डिटेल हमने दिया है, किस प्रकार की लीज है, कंपोजिट लीज है, माइनिंग लीज है, और ये कहाँ कहाँ भर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी आपको? गवर्नमेंट ये सपोर्ट करेगी कि हम जितने भी प्रकार के परमिशन होंगे, पेपर वर्क होंगे, लाइसेंसेस होंगे, उनमें आपकी मदद करेंगे। उसमें हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाए और आपका रोजगार, आपका उद्योग जो है वो खड़ा हो सके। ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है हमारे पास, जिला प्रशासन से लेके और हाईएस्ट लेवल तक के लिए लेवल कमिटीज़ बनी हुई हैं जो आपको सपोर्ट करती है। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है स्पेशली फॉरेस्ट और पर्यावरण के विषयों के लिए। और सभी ऑक्शन ब्लॉक्स की हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं ताकि कोई भी ब्लॉक हमारा पीछे न रह जाए। ये कुछ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स हैं जो ज़रूरत नहीं है, आप एक नज़र डाल सकते हैं कि हम लोग पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा कर रहे हैं और इस साल भी उम्मीद है कि हम लोग ऑक्शन में भी, एक्सप्लोरेशन में भी हम लोग ऊपर ही रहेंगे देश में। एक हम लोगों ने 14-15 अक्टूबर को माइनिंग की संभावनाओं पे विस्तार से बात करने के लिए और माइनिंग क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनियां हैं उनसे कुछ सीखने के लिए, माइनिंग के जो बड़े एक्सपर्ट हैं और देश में जितने भी ऐसे आईआईटी या दूसरे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जहां माइनिंग की, मिनरल्स की पढ़ाई की जाती है, वहां के एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक 2 दिन का डिटेल हम लोग वो करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले दिन सारे तकनीकी विषयों पे बातचीत होगी और दूसरे दिन व्यावसायिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे बातचीत होगी। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि 7 और 8 फरवरी को जो इन्वेस्टर मीट होने वाला है उसके पहले एक बहुत बड़ा अवसर रहेगा कि माइनिंग क्षेत्र के जो कंपनियां और जो एक्सपर्ट्स हैं वो जुटें और मध्य प्रदेश में माइनिंग क्षेत्र की संभावनाओं पे हम काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब आईटी सेक्टर में जो अपार संभावनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी श्री संजय दुबे जी को मैं आमंत्रित करती हूं, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय मंच के समक्ष विराजमान आदरणीय अतिथिगण, हम सब ने ये देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से विभिन्न अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और एक ऐसी स्टडी भी हुई है जिसमें ये प्रमाणित हुआ है कि जो नेक्स्ट ग्रोथ आएगी वो टियर 1 सिटीज से करके टियर 2 सिटीज और टियर 3 सिटीज से आएगी। और उसी का बताना चाहता हूं कि जो संभावनाएं रोजगार की और जो प्रोग्रेस की हैं वो आईटी आईटीएस सेक्टर में भी अत्यधिक हैं जो मध्य प्रदेश की हैं। अगर आप बात करेंगे तो ग्रोथ देखेंगे मध्य प्रदेश की करीब पिछले डिकेड में 11% के दर से रही है। वहीं अगर आईटी और आईटीएस सेक्टर में देखेंगे तो पिछले 3 वर्षों में लगभग 43% की वृद्धि इसमें आंकी गई है और इस वर्ष हमारी उम्मीद है कि इससे कहीं ज़्यादा हम लोग इसमें प्रगति ला पाएंगे। आईटीएस एक्सपोर्ट का ही 545 मिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट पिछले 1 वर्ष में किया गया है। 12 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और करीब 7 उसमें से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री को लाना है तो सिक्योर, सेफ, सस्टेनेबल और साथ ही साथ आप स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करते हैं। और मैं मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह मध्य प्रदेश एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन आप सबके लिए हो सकता है। यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस है। निविडिया की एक कंपनी में अभी आज ही के इकोनॉमिक टाइम्स में अगर आप देखें तो निविडिया में लोगों को पैसा बहुत मिल रहा है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है उसको यूज करने का। मध्य प्रदेश एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको वर्क के साथ साथ आपको बाकी कल्चर और बाकी चीज़ों से जोड़ता है और इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि ऐसी जगह पर काम कर सकें जहां पर उनको न केवल रोजगार मिल सके बट उनके अपने विकास के अवसर भी प्राप्त हो सकें। यहाँ पर पावर सरप्लस है और हम लोग ये कहते हैं कि आप कभी भी किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपके पास पावर है। पर्टिकुलरली आईटीएस को ये पावर बहुत ज़रूरी है और हम लोग आरपीओ कंप्लायंट भी हैं।
यहाँ पर हम सेफ और हर तरीके से डेटा सेंटर्स के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। ना हम फॉर्चुनेट है कि ना हमारे पास डिजास्टर किसी तरीके के हैं, ना फ्लड्स है, ना साइक्लोन है, ना अर्थक्वेक है, ना किसी और तरीके के डिजास्टर्स हैं। तो इससे अच्छा लोकेशन नहीं हो सकता मध्य प्रदेश जो कि डेटा सेंटर्स के लिए हो सकता है। अगर हम बात करें IT, ITS और ESDM इकोसिस्टम की, तो आप देखेंगे कि लगभग पिछले वर्ष में ही हमने $5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। 15 IT पार्क्स हैं जिसमें से 7 IT पार्क्स गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए गए हैं। 4 SEZs हैं जो TCS, इन्फोसिस, यश टेक्नोलॉजीज और इम्पेटस के हैं और हम आगे भी इसके लिए तत्पर हैं देने के लिए। लगभग 2 लाख लोग काम कर रहे हैं और 3 लाख लोगों की सीट्स यहाँ पर और विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन हैं, जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जैसे कॉग्निजेंट ने अभी रिसेंटली इंदौर में अपना बहुत बड़ा एक सेंटर खोला है जिसमें 4000 सीटिंग कैपेसिटी की संभावनाएं हैं। लगभग LTI माइंडट्री ने वहाँ पर करीब 1500 लोगों का स्टाफ अभी स्टैब्लिश करने की बात की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस प्रारंभ करने की घोषणा की है और निकट भविष्य में उसका भूमि पूजन होने की संभावना है। मध्य प्रदेश 7 डिफरेंट रीजन्स में टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स खोल रहा है जो स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे और हम ये बताना चाहते हैं कि लगभग 286 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के माध्यम से 50,000 स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, IT, ITS सेक्टर के होते हैं, वो सब उपलब्ध हैं आपके साथ काम करने के लिए। हमने पहली बार ये महसूस किया कि हम केवल IT के बारे में बात करते हैं, लेकिन IT इटसेल्फ में एक IT सेक्टर नहीं है, बल्कि ये 3-4 हिस्सों में बटी हुई है। एक IT, ITS, ESDM और डेटा सेंटर्स। हमने ये कोशिश की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट निर्देश दिए थे हमको कि हम ये कोशिश ये करें कि हम हर एक सेक्टर के जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका ध्यान रखते हुए अपनी नीति को बनाएं। और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि हमने IT, ITS के लिए अगर कोई चीज़ आवश्यक है तो वो उपलब्ध कराई है, लेकिन अगर ESDM में आप आते हैं तो हमने स्पेशल टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन के लिए अलग से इंसेंटिव दिया हुआ। अगर हम डेटा सेंटर की तरफ आते हैं जहां पर हमारा रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां हमने पावर टैरिफ में सब्सिडी की बात की है, आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन के बारे में बात की है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम IT को एक सेक्टर न मानते हुए बल्कि उसके अंदर भी स्पेशलाइज्ड सेक्टर के हिसाब से पॉलिसी का निर्माण किया है। अगर मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूं केवल फिस्कल इंसेंटिव्स की, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करूं तो हमारा सबसे बड़ा कहना यह है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं IT इंडस्ट्री लगाने में मध्य प्रदेश में तो 30 लाख रुपए, 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव के रूप में वापस करती है। और अगर आप 2 करोड़ रुपए यानी 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए अलग से आपको एडिशनल इंसेंटिव्स जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी है वो निर्धारित करती है। अगर हम ESDM सेक्टर की बात करते हैं तो वहां के 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर आपको 34 लाख रुपए की वापसी मध्य प्रदेश शासन करती है। आप पहले दिन से ही कैश प्लस हैं, प्रॉफिट प्लस हैं। अगर कोई इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है मध्य प्रदेश में तो आपने पहले दिन पैसा लगाया और आपको अगले वर्ष से ही वो पैसा वापस मिल रहा है, जो कि लगभग 34% है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इससे अच्छा इंसेंटिव शायद ही कोई और प्रदेश फिस्कल फॉर्म में दे सकता है। डेटा सेंटर्स के बारे में बात करेंगे तो अगर आप 1 करोड़ रुपए लगाते हैं तो हम 50 लाख रुपए आपको वापस करते हैं। राज्य सरकार आपको प्रोत्साहन के रूप में विभिन्न अवसरों पर, चाहे वो कैपेक्स असिस्टेंस हो, चाहे वो रेंटल असिस्टेंस हो, चाहे पावर टैरिफ रियम्बर्समेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रियम्बर्समेंट हो, इन सबको अगर आप